हेलो किड्स। लास्ट वाली वीडियो में हमने ग्रेविटेशन चैप्टर की थ्योरी फिनिश कर ली थी और आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करने के लिए एग्जांपल्स बेसिकली इसके कर लेते हैं सॉल्व। देखिए, न्यूमेरिकल्स में कुछ ऐसा नया केस नहीं है, सारे एग्जांपल से रिलेटेड हैं और एग्जांपल्स भी काफ़ी अच्छे थे, इसलिए मैंने एग्जांपल यहाँ पर एलिब्रेट कर दिए हैं। आप सिमिलर पैटर्न यूज़ करते हुए न्यूमेरिकल्स ट्राई करिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, जितने भी सारे न्यूमेरिकल्स हैं और उसके लिए हम सॉरी जितने सारे एग्जांपल्स हैं, न्यूमेरिकल्स वाले जो एग्जांपल्स हैं, आप उसके लिए ना एक बुक निकाल लीजिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चन मैं भी बुक से पढ़ता हुआ चला जाऊँगा, ठीक है। तो आप बुक जो है निकाल लीजिए और उसके साथ हम लोग करते हुए चले जाएंगे। वीडियो यहाँ पर पॉज कर लीजिए जब तक आप बुक निकाल कर आइए, ठीक है। अच्छा देखिए, सारे न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम थोड़ा सा ऐसे में डिस्कशन कर लेते हैं। डिस्कशन ये कर लेते हैं कि आपको कुछ टर्म्स इसमें यूज़ करने होंगे। कुछ टर्म्स कौन कौन से? एक तो आपको यूज़ करना होगा एम ई। मैंने यहाँ पर जो एम ई लिखा हुआ है, एम ई का मतलब मास ऑफ द अर्थ। अर्थ का मास है एम ई, शॉर्ट में लिख दिया है 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। इसके बाद आर ई है रेडियस ऑफ द अर्थ और ये है 6.4 × 10⁻6 मीटर। बेसिकली देखिए, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर्स है, बट अगर आप उसे मीटर में चेंज करेंगे तो आप उसे लिख सकते हैं 6.4 × 10⁻6 मीटर। इसके बाद एम एम मतलब कि मास ऑफ द मून, ये भी आपको यूज़ करना पड़ेगा 7.4 × 10⁻22 kg। इसके बाद आर एम, ये छोटा सा जो एम बना दिया है यहाँ पर, आर एम का मतलब है रेडियस ऑफ द मून और इसकी वैल्यू है 1.74 × 10⁻6, ठीक है। तो आपको ये टर्म्स यूज़ करने को मिलेंगे इन सारे एग्जाम्पल्स में, न्यूमेरिकल्स में, तो आप ये याद कर लीजिए, ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10.1 कर रहे हैं, जो कि पेज नंबर 134 पर है, वो आप निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ क्वेश्चन आप देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 10.1, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg। ये अर्थ का मास है, तो मैंने खैर यहाँ पे लिख भी दिया है, देखिए एम ई, ठीक है। एम ई हमारे पास है 6 × 10⁻24 kg, गिवन है हमको ये। एंड दैट ऑफ द मून इज 7.4 × 10⁻22 kg। तो एम मतलब कि मास ऑफ द मून, ये उन्होंने हमको दिया हुआ है 7.4 × 10⁻22 kg, गिवन है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर, ठीक है। देखिए 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर जो है, इसे हमने मीटर में चेंज कर लिया, क्योंकि किलोमीटर ऐसा यूनिट नहीं है डिस्टेंस की, आपको डिस्टेंस की ऐसा यूनिट की रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए इसमें हमने 1000 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अच्छा 1000 मतलब 10⁻3। तो जब आप यहाँ पर 10⁻3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10⁵ ऑलरेडी वहाँ पर प्रेजेंट है, जब आप 10⁵ के साथ 10⁻3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको ओवरऑल 5 + 3 10⁸ मिल जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ ना 10⁸। सो दिस विल बी 3.84 × 10⁸ मीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई बिटवीन द अर्थ एंड द मून। इसके बाद उन्होंने हमको ये भी दे रखा है, द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी गिवन है हमको 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। अरे नहीं गिवन होती तो हम क्या लेकर चलते, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आपको याद होगा जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तब हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। तो अर्थ मून के ऊपर कितना फोर्स लगाता है वो आपको पता करना है। अच्छा एक बात और, आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन याद होगा, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना अर्थ मून के ऊपर फोर्स लगाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है, उतना ही मून अर्थ के ऊपर भी उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता है। आपको ये बात अच्छे से याद है और हमें वही फोर्स ऑब्टेन करना है। तो अगर ये बात, ये थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके बोल देते हैं, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून ऑन द अर्थ, तो अभी दोनों का मतलब सेम ही है। अच्छा देखिए, आपके पास जो फोर्स का फॉर्मूला है वो होता है F = कैपिटल G कैपिटल M × स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला था जो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से बनाया था, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए F = G कैपिटल M की पर M ही हो गया, मतलब कि मास ऑफ द अर्थ, एंड MM मतलब कि मास ऑफ द मून, अपॉन डी स्क्वायर मतलब कि डिस्टेंस जो भी है उसका स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, कैपिटल जी की वैल्यू हमारे पास है 6.7 × 10⁻11 जो हमने यहाँ पर लिख दी। इसके बाद एम ई मतलब कि मास ऑफ द अर्थ, जो कि हमारे पास कितना है 6 × 10⁻24। उसके बाद एम मतलब कि मास ऑफ द मून, और वो अपने पास कितना है 7.4 × 10⁻22 अपॉन डी स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस थी उसका स्क्वायर। तो डिस्टेंस थी इनके बीच की 3.84 × 10⁸ उसका स्क्वायर। अच्छा अब देखिए, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, 6.7 6 और ये 7.4,
इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके आपको मिलेगा 297.48। इन तीनों का हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया। 10 टू द पावर -11, 10 टू द पावर 24 और 10 टू द पावर 22। आपको बहुत अच्छे से पता है कि मल्टीप्लिकेशन करने पर पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो -11 और 24 और 22, आप तीनों पावर्स को ऐड करिए ज़रा, आपको मिल जाएगा। देखिए -11 + 24 हो गया 13 और 13 + 22 हो गया 35, तो 10 टू द पावर 35 हो गया ये। ठीक है, 3.84 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 14.7456। और देखिए यहाँ 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर है। आपको याद होगा कि पावर के ऊपर कभी पावर हो तो पावर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो जब आप 8 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10 टू द पावर 16। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब 297.48 में 14.7456 का डिवीजन कर दीजिए तो आपको मिलेगा 20.17। ठीक है, 10 टू द पावर 35 ये रही, 10 टू द पावर 16 ये रही। देखिए जब हम किसी भी टर्म को ऊपर या नीचे लेकर जाते हैं न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में, तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर 10 टू द पावर 35 है और नीचे 10 टू द पावर 16 है। जब आप 10 टू द पावर 16 को आप ऊपर लेकर आएंगे तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो आपको मिलेगा 10 टू द पावर 35 ऊपर था ही, नीचे से आके 10 टू द पावर -16 हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ मल्टीप्लिकेशन करने पे पावर ऐड हो जाती हैं। तो 35 - 16, 35 - 16, तो 35 - 16 करके आपको मिल जाएगा 10 टू द पावर 19। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखिए आपके पास वैल्यू निकल कर आई है 20.17 इंटू 10 टू द पावर 19। आप अपना आंसर ये भी छोड़ सकते हैं, बट साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि साइंटिफिक स्टैंडर्ड वे के अकॉर्डिंग, डेसिमल हमेशा लेफ्ट से एक इंटीजर के बाद, मतलब यहाँ होना चाहिए। ठीक है, डेसिमल हमेशा लेफ्ट से एक इंटीजर के बाद होना चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन ये कहता है कभी भी पावर के फॉर्म में आपको टर्म लिखना है तो हमेशा आपको इस वे में लिखना पड़ेगा। तो डेसिमल अगर आप लेफ्ट साइड लेकर जाएं तो हमेशा एक पावर इसकी बढ़ जाती है 10 की, और अगर आप राइट साइड लेके जाते हैं तो 10 की पावर एक कम हो जाती है। तो क्योंकि आप यहाँ पर लेफ्ट साइड लेकर आ रहे हैं, ये हो जाएगा 2.017 और इसकी पावर एक बढ़ जाएगी तो हो जाएगा 20। सो इट विल बी 2.017 इंटू 10 टू द पावर 20। अच्छा, ये फोर्स है तो फोर्स की यूनिट आपको पता है अच्छे से न्यूटन होती है, और इसे 2.017 को उन्होंने राउंड ऑफ करके लिख दिया है, तो इसे 2.02 लिख दिया है आंसर में। तो उसे देख के पजल मत होइएगा। 2.02 इंटू 10 टू द पावर 20 इतना न्यूटन ही हमारे पास इसका फोर्स निकल कर आया। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, और यू कैन ऑल्सो से द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन बाय मून ऑन द अर्थ। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है। समझ में आ गया हो मेरे ख्याल से अच्छे से पूरा न्यूमेरिकल। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, वो है अपना, अच्छा नहीं उससे पहले कुछ और बातें समझ लीजिएगा ज़रा अच्छे से। देखिए हमने जो मोशन चैप्टर था उसमें मोशन की 3 इक्वेशंस के बारे में स्टडी किया था। पहली इक्वेशन होती है v = u + at। टर्मिनोलॉजी आपको याद होगी, v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, t होता है टाइम। दूसरी इक्वेशन थी s = ut + ½ at²। यहाँ पर जो s होता था वो होता था डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। और थर्ड इक्वेशन हुआ करती थी v² = u² + 2as। तो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थी। अगर अब देखिए अब इनसे रिलेटेड हम कुछ और फॉर्मूलाज बनाना चाह रहे हैं जो इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं। देखिए अगर आप नॉर्मल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है लीनियर एक्सेलरेशन, जैसे हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल a से, जो कि यहाँ पर है ये। ठीक है, बट सपोज टू बी कि आप अर्थ की तरफ आ रहे हैं या अर्थ से ऊपर जा रहे हैं, सपोज टू बी कोई बॉडी है दैट इज फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ और गोइंग अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो उस केस में क्या होता है कि जहाँ जहाँ पर ए है आप उसकी प्लेस पर जी डाल दीजिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, और जहाँ जहाँ पर एस है मतलब नॉर्मल डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, उसके प्लेस पर आप एच प्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास कुछ और फॉर्मूलाज बनेंगे। क्या फॉर्मूलाज बनेंगे? पहला वाला हो जाएगा आपका v = u + gt। सेकंड वाला हो जाएगा आपका h = ut + ½ gt²। थर्ड वाला हो जाएगा आपका v² = u² + 2gh, है ना ये वाला। ठीक है, अच्छा ये तो रहा व्हेन द बॉडी इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। सपोज टू बी द बॉडी इज गोइंग अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। उस केस में क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है मतलब कि g, वो -g हो जाएगा। तो आपको वैल्यू मिलेगी v = u - gt, h = ut - ½ gt², और थर्ड वाली इक्वेशन हो जाएगी v² = u² - 2gh। याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे। ठीक है, मैंने सभी यहाँ पर मेंशन कर दिए ताकि आपको थोड़ा सा असिस्टेंस रहे, थोड़ा सा हेल्प रहे। ठीक है, चले इसके बेसिस पर हम लोग करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 10.2 जो कि है पेज नंबर 136 पर। तो ज़रा फटाफट से पेज नंबर 136 निकालते हैं। मीनवाइल आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, पेज नंबर 136। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 10.2।
अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज, देखिए लेज हो गया लाइक सड़क के किसी किनारे से वो नीचे गिर जाती है, तो अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड, तो वहाँ से नीचे गिरती है और उससे नीचे तक ग्राउंड तक पहुँचने में 0.5 सेकेंड्स लगते हैं। और हमें जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलने उन्होंने बोल दिया है। अगर नहीं बोलते हैं तो आपको 9.8 लेकर चलना होता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला व्हाट इज़ इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, तो जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी तो उसकी वेलोसिटी या फिर स्पीड कितनी होगी। देख मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अगर कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो आपको उस केस में उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। आपको याद है ये चीज़ भूलनी नहीं है कि इफ़ द बॉडी इज़ फॉलिंग टूवर्ड्स द ग्राउंड, टूवर्ड्स द अर्थ, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है। और अगर कोई भी बॉडी जब नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि देखिए कोई भी बॉल, सपोज टू भी कोई बॉल है, आपने थ्रो की तो वो ऊपर जाती चली जाती, जितनी उसके अंदर एनर्जी हो तब तक वो ऊपर जाती है। उसके बाद जब वो नीचे गिरना वापस से स्टार्ट करती है तो ऊपर थोड़ी देर के लिए रुकती है, तो इसीलिए उस केस में उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है उस समय पर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यार कोई भी बॉडी टुवर्ड्स द अर्थ गिर रही है तो उस केस में उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, और कोई बॉडी अगर अवे फ्रॉम द अर्थ जा रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर जो कार जो है वो तो अर्थ की तरफ गिर रही है, तो ओबियसली उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। ये आपको अपनी तरफ से लेना है 0 मीटर पर सेकेंड। स्मॉल जी की वैल्यू उन्होंने हमको दी हुई है, टाइम भी उन्होंने हमको दिया हुआ है। पहले पार्ट में उन्होंने पूछा व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करती है तो उसकी स्पीड मतलब कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है पहला वाला ही, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। यू की वैल्यू हमने पुट कर दी जो कि हमारी जीरो है, ठीक है। और जी जो है अपने पास, जी की वैल्यू अपने पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो देखिए हमने जी के प्लेस में यहाँ पर 10 पुट कर दिया और टाइम अपने पास 0.5 सेकंड था ही, तो 10 इंटू 0.5 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और जीरो तो है, जीरो हो ही गया। तो ओवरऑल इसकी फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होगी, जिस वेलोसिटी से वो जाकर ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी तब। सेकंड पार्ट उन्होंने बोला व्हाट इज़ इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड, इस टाइम पीरियड की ड्यूरिंग उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी या फिर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो आपको याद होगा कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, दोनों का एवरेज निकाल देते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी अपने पास है u, फाइनल वेलोसिटी अपने पास v अपॉन 2, तो u की वैल्यू तो खैर आपको पता ही है 0 है, फाइनल वेलोसिटी 5 है, तो 0 प्लस 5 अपॉन 2 हो जाएगा ये, और 0 प्लस 5 अपॉन 2 अगर आप करेंगे तो 5 अपॉन 2 मतलब कि 2.5 मीटर पर सेकेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद थर्ड पार्ट है हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब आपको हाइट पता करनी है। तो देख अब आप कौन सा फॉर्मूला लाएंगे, अब आप लगा सकते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि होता है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। h आपको पता करना है, u अपने पास है 0, तो 0 इंटू 0.5, अपना जो 1/2 एज इट इज़ है, g की वैल्यू 10 हो गई, और टी स्क्वायर मतलब कि टाइम का स्क्वायर, और टाइम था अपने पास 0.5 सेकेंड, तो 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 0 इंटू 0.5 तो खैर 0 हो ही गया, और इस 2 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 5 टाइम्स, ठीक है। 2 से ये वाला जो 10 है, 2 से वाला 10 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, और 0.5 का स्क्वायर हो गया 0.25। जब आप 5 का 0.25 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1.25 मीटर। ये आपकी हाइट निकल कर आ गई कि जो लेज है, जो किनारी है सड़क की, उसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो 1.25 मीटर है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद देखिए हम लोग कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10.3, तो 10.3 इसके ही नियर बाय है, थोड़ा सा बस देखिएगा। हाँ जी, एग्जाम्पल 10.3 हम लोग पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं ये, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। देखिए जैसे ही उन्होंने बोला कि उसे नीचे से ऊपर फेंका गया, तो बस आप ये समझ लीजिए इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, यानी हमारे पास हाइट दे रखी है उन्होंने 10 मीटर, ये जो हाइट की वैल्यू 10 मीटर है और v जीरो हो गया। दो बातें तो हमें पता चल गई। आगे देखते हैं, कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड्स। तो एक तो आपको वो पता करना है जिस वेलोसिटी से उसको नीचे से ऊपर फेंका गया था, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी, समझ पा रहे हैं ना, एक तो इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। दूसरा द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, और टाइम उसको कितना लगेगा और अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, जहां तक वो रीच कर सकता है, जहां तक वो पहुंच सकता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसे स्टार्ट करें तो आपको पहले तो फॉर्मूला सोचना पड़ेगा, फॉर्मूला कौन सा लगाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास, अच्छा नीचे से ऊपर जा रहा है तो आपको सारे के सारे माइनस वाले फॉर्मूलाज अप्लाई करने होंगे। तो जो वैल्यूज़ अपने पास हैं, एक तो देखिए v है और एक h है, ठीक है।
आप थर्ड इक्वेशन के बारे में अगर सोचें तो आपके पास फॉर्मूला था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g। अच्छा, वो लगा दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारे पास v है, u हमें पता करना है, g की वैल्यू अपने पास है 9.8 और वो तो होता ही है ना, याद रखना है आपको, और हाइट आपके पास 10 है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा अच्छा रहेगा, जिससे आप u निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो बस यही फॉर्मूला लगा दिया। और माइनस क्यों लगा आपको पता है, बिकॉज ऑफ द बॉडी इज गोइंग अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो v की वैल्यू अपने पास 0 है तो 0 हो गया। u हमें पता करना है 2, g की वैल्यू अपने पास 9.8 है और हाइट अपने पास 10 है। देखिए 2 इंटू 9.8 इंटू 10 करेंगे तो आपको मिलेगा 196 इस तरफ लेकर आएंगे तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 196। अब आप इसका रूट ले लीजिए, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 196 अगर आ गया है और आप यू पता करना चाहते हैं तो पावर 2 इस साइड जाके रूट हो जाएगी और 196 का रूट हो गया 14, तो आपको यू की वैल्यू मिल जाएगी 14 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद विच द बॉडी वॉज थ्रोन। ओके, इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको पता करना था कि टाइम उसको कितना लगेगा। तो देखिए जो मतलब आपको ना सोचना पड़ेगा, जैसे ये चीज़ हमारे पास आ गई तो हम कौन सा फॉर्मूला आ रहे हैं ये हमें मिल जाए, आपको टाइम चाहिए तो आपको ऐसा फॉर्मूला लाना पड़ेगा जिसमें टी हो। तो एक तो फॉर्मूला है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, या फिर नीचे से ऊपर जा रहे हो तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एक तो वहाँ से आपको टाइम मिल सकता है, लेकिन वहाँ पर स्क्वायर का झंझट रहेगा, तो वो वाला फॉर्मूला रहने दीजिए। जो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए v तो अपने पास 0 है ही, u की वैल्यू अपने पास 14 है, g अपने पास 9.8 है। आपको याद रखना है, अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि यूज़ द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी दिस, तो आपको g की वैल्यू 9.8 ही रख के चलनी है, ठीक है। और टाइम तो खैर अपने पास हमें पता करना ही है। तो 9.8 इंटू टी जो है ये माइनस का है, जो आप इस साइड लेकर आ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 14 यहाँ पर अपना एज इट इज़ लिखा हुआ है। अच्छा, अब देखिए आपको टाइम चाहिए तो 9.8 का ऐसा डिवीजन कर दीजिए 14 में, तो आपको मिलेगा 14 अपॉन 9.8। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो डेसिमल हटाकर यहाँ एक 0 आ जाएगा, फिर इसे 2 से कैंसिल आउट करिए, 2 से 70 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से 49 टाइम्स कैंसिल हो गया, 7 से 70 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, और 7 से ये जो 49 है वो 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। तो 10 अपॉन 7 आप सॉल्व कर दीजिए तो आपको मिलेगा 1.43 सेकेंड्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद देखिए एक नोट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, शायद मेरे ख्याल से मैंने आपको ग्रेविटेशन जब चैप्टर समझाया था तब भी बताया होगा, अब इसकी थोड़ी प्रूविंग का टाइम है। देखिए आपको पता है कि जो मास होता है किसी भी बॉडी का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा फिक्स रहता है, बट जो उसका वेट होता है वो वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एम जी। जैसे जैसे जी की वैल्यू वेरी करती है, चेंज होती है, उसी के अकॉर्डिंग वेट भी चेंज होता चला जाता है। तो जो स्टेटमेंट है वो ये है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून बिकम्स 1/6 ऑफ द वेट ऑन द अर्थ। किसी भी बॉडी का जो वेट अर्थ पर है, अगर आप उसे मून पर लेके चले जाएं तो वहाँ पर जाके उसका वेट 1/6 हो जाएगा। याद रखिएगा, वेट 1/6 होगा, मास नहीं। वेट की यूनिट न्यूटन है, मास की यूनिट किलोग्राम है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब हम यही शो करना चाहते हैं। अब देखिए कैसे शो करेंगे। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो आप पढ़े हुए हैं, F इज इक्वल टू GMM अपॉन डी स्क्वायर। थोड़ा सा इसे मोल्ड करें, थोड़ा सा चेंज करें। तो देखिए हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, कोई भी बॉडी अगर अर्थ सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है उस केस में आपको डिस्टेंस के प्लेस पर रेडियस लेनी होती है, ठीक है। अच्छा एक बात और, जो वेट होता है किसी भी बॉडी को, उसकी डेफिनेशन थी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इट्स वेट। तो आप यहाँ पर F को W से रिप्लेस कर दीजिए, G आपका एज इट इज़ है, मास यहाँ पर जो कैपिटल M है, एक बार हम उसे अर्थ का मास लेके चलेंगे, एक बार मून का मास लेके चलेंगे। मास उस बॉडी का मास है जो कि अर्थ पर या फिर मून पर हम लोग रखने वाले हैं, और जो D है मतलब कि डिस्टेंस, इसके प्लेस पर अगर हम अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ की रेडियस लेके चलेंगे RE, और जब मून की बात करेंगे तो हम मून की रेडियस लेके चलेंगे RM, ठीक है। और वैल्यूज़ आपको सारी याद ही हैं। तो पहले हम निकाल रहे हैं इट्स वेट ऑन द अर्थ, ठीक है ना, अर्थ पर हम उसका वेट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो WE इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला लगाया, GME मतलब कि मास ऑफ द अर्थ 6 × 10⁻24। बॉडी का मास हमने M ही रहने दिया। देखिए हमने एक कैपिटल G की और M की वैल्यूज़ यहाँ पर रखी नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है कि आगे जाके हमें रेशियो निकालना है, डिवीजन करना होगा, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, इसीलिए उसे प्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारे पास मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ दैट बॉडी तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम उसे M ही लेकर चल रहे हैं। और नीचे रेडियस ऑफ द अर्थ और इसका स्क्वायर, ठीक है। इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। 6 × 10⁻24 तो अपना एज इट इज़ है, इसका स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 40.96, 6.4 का स्क्वायर। और जो 10⁻6 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो हो जाएगा 10⁻12, ठीक है।
6 में आप 40.96 के डिवीजन करिए तो आपको मिलेगा 0.1474 10⁻24 ये रहा। 10⁻12 अगर आप इसे ऊपर लेकर जाते हैं तो आपको याद होगा ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी, तो 24 में से अगर आप 12 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 12। ये वैल्यू आपको मिल गई 0.1474 इंटू 10⁻12। ये जी जो है एज इट इज़ रखा हुआ है, एम एज इट इज़ रखा हुआ है, और ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूटन, बिकॉज ऑफ दिस इज वेट, और वेट की यूनिट आपको पता है न्यूटन होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए मैंने निकाला द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन मून, तो मतलब इसीलिए हमने इसको WM लिख दिया यहाँ पर, दिस इज WM, और फॉर्मूला लगाया जी, मास ऑफ द मून होता है 7.4 इंटू 10⁻22, और मास ऑफ दैट बॉडी तो हमने m सपोज करके चले रहे हैं, अपॉन रेडियस ऑफ द मून इज 1.74 इंटू 10⁻6, और इसका स्क्वायर 1.74 का स्क्वायर करके आप 7.4 में डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2.431। 10⁻22 एज इट इज़ है, 10⁻6 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 10⁻12, ऊपर 10⁻22 है, पावर माइनस हो जाएगी ऊपर जाकर, तो आपको मिलेगा 10⁻10। ये जी और एम अपना एज इट इज़ यहाँ पर बने रहेंगे। इतना न्यूटन अगेन, देखिए यहाँ पर भी न्यूटन लिखा हुआ है साइड में, बिकॉज ऑफ दिस इज वेट एंड द यूनिट ऑफ द वेट इज न्यूटन। ठीक है, आप एक काम करिए, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून मतलब कि WM ये रहा, इसमें WE का डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, WM की वैल्यू देखिए ये निकल कर आई है, और WE की वैल्यू देखिए ये निकल कर आई है। आप डिवीजन कर दीजिए, तब देखिए M से M कैंसिल आउट हो जाएगा, G से G कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप 2.431 में 0.1474 का डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा, आप एक काम करिए, देखिए आप अपना कैलकुलेटर लीजिए थोड़ा, इसमें इसका डिवीजन करिए 0.1474 में 2.431 का, तो लगभग 0.06 के आसपास वैल्यू आएगी निकल कर। 10⁻10 नीचे अगर आप लेकर जाएंगे तो इसकी पावर 10⁻10 जो है, जब आप इसको नीचे लेकर जाएंगे तो 12 में से वो माइनस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा नीचे 10⁻2 मतलब कि 100, और नीचे 0.06 के आसपास वैल्यू आएगी 0.598 कुछ ऐसा है लगभग, तो इसे 0.6 लगभग मान लिया गया है। 10⁻2 मतलब हो गया 100, आप 100 का 0.6 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 1/6, ये इस तरीके से वैल्यू आएगी। फिर ये WE का इस साइड मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, एक्चुअली WE यहाँ पे लिखा हुआ ना ये रहा, तो W का आप इस साइड मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आपको मिलेगा WM इज इक्वल टू 1/6 ऑफ WE, यानी कि द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून विल बी 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ठीक है, तो याद रखना है, भूलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली थ्योरी जो है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस पर डिपेंड होने वाले हैं, तो देखिएगा, नहीं आया तो पूछिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं, आप देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 10.4, ये है पेज नंबर 138 पर। ऐसे समझाता हूँ, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ। देखिए उन्होंने बोला इसका बॉडी का मास 10 kg है, तो आप पहले उसका वेट निकालिए। वेट आप कैसे निकालते हैं, W इज इक्वल टू mg, तो W इज इक्वल टू mg करके, m हमारे पास 10 है, g की वैल्यू 9.8 है, उसका मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा उसका वेट 98। ठीक है, तो बस उन्होंने बोला है कि व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ, उसका वेट कितना होगा, निकला है 98। ठीक है, जो एग्जाम्पल नंबर 10.5 उन्होंने बोला है किसी बॉडी का जो वेट अर्थ पर है वो 10 न्यूटन है, तो मून पर कितना हो जाएगा, तो आपको पता है बहुत अच्छे से कि मून पर जाके उसका वेट 1/6 हो जाता है, तो 10 का 1/6 करेंगे तो आपको मिलेगा 1.67 न्यूटन। तो इसमें कोई ऐसा खास प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ठीक है, इसके बाद हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 10.6, यह है पेज नंबर 139। ठीक है, निकाल लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप, द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक is 5 kg and its dimensions are 40 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों हमको पता है, और उसका मास है 5 kg। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप इफ इट इज मेड टू लाई ऑन द टेबल टॉप विद इट्स साइड्स ऑफ द डायमेंशंस 20 बाय 10 सेंटीमीटर एंड 40 बाय 20 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ कि इसके हमारे पास 3 साइड्स हैं, एक है 40, एक है 20, एक है 10। पहले बार उसको जब नीचे रखा गया है तो 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाली साइड्स नीचे हैं। ठीक है, और जो दूसरी बार उसको रखा गया है तो 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर वाली साइड्स नीचे हैं। तो मैंने पहला वाला पार्ट किया हुआ है, दूसरा वाला पार्ट आप ट्राई करिएगा। देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं इसका वेट। ठीक है, वेट इज इक्वल टू होता है W इज इक्वल टू mg, या आप ये कह लीजिए कि F, W और F दोनों सेम ही हैं, तो F इज इक्वल टू mg। ठीक है, ये देखिए मैंने किया हुआ है यहाँ पर F इज इक्वल टू mg, तो
तो अपने पास m था 5 kg, g की वैल्यू 9.8, तो 49 न्यूटन हमारे पास ये निकल कर आ गया। तो देखिए आपको निकालना है कि वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। प्रेशर का फॉर्मूला आपको याद होगा F/A। तो F तो हमने यहाँ से निकाल लिया, अब आपको एरिया चाहिए। पहले वाले केस में जो एरिया है, देखिए आपको याद होगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। पहले वाले केस में लेंथ 20 है और ब्रेथ 10 है। जो आप इसका एरिया निकालेंगे तो आपको मिलेगा 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 मतलब कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। 200 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप मीटर स्क्वायर में चेंज कर लीजिए अपॉन 10,000 करके, तो आपको मिल जाएगा 0.02 मीटर स्क्वायर। ये आपका निकल कर आ गया एरिया, ठीक है। और आपको याद होगा प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू होता है F/A। देखिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा आपको। अच्छा 10,000 कैसा है समझाता हूँ। देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। यहाँ बात चल रही है स्क्वायर्स के बारे में। तो जो आप 1 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 1 मीटर स्क्वायर, और जो आप 100 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 10,000। इसीलिए हम ये बात कह सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर्स होते हैं। और अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो 10,000 का यहाँ पर डिवीजन करना होगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 0.02। देखिए 2 0 तो 0 कैंसिल आउट हो गए ये दोनों, और 2 में आप 100 का डिवाइड करेंगे तो 0.02 ही तो आएगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम निकालते हैं प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है F/A। F अपने पास कितना था 49 और एरिया है 0.02, तो 49/0.02 आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल भी कह सकते हैं चाहे तो। और ये अपना आंसर हो गया। सेकंड वाला आप ट्राई करिएगा, बस एरिया थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एरिया के प्लेस पर आपको डालना होगा 40 इंटू 20, बाकी सेम प्रोसीजर रहेगा। करिएगा नहीं आया तो बताइएगा, ठीक है। इसके बाद हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10.7 पेज नंबर 142। जी हाँ देखिएगा, क्वेश्चन है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8। हमें सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी पता है। इट्स द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन SI यूनिट। देखिए आपको याद होगा हमने रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था। इट इज़ द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर। RD इज इक्वल होता है DS/dW, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर। ये इसका फॉर्मूला हुआ करता है, ठीक है। तो हमारे पास जो रिलेटिव डेंसिटी है वो उन्होंने हमको दे रखी है 10.8, तो हमने इसके प्लेस पर 10.8 लिख दिया। DS मतलब डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस आपको पता करनी है, और डेंसिटी ऑफ वाटर उन्होंने हमको दिया हुआ 10⁻3। जो आप DS की वैल्यू निकालना चाहते हो 10⁻3 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इस साइड, तो आपको मिल जाएगा DS विल बी इक्वल टू 10.8 इंटू 10⁻3, और इसकी यूनिट आपको याद ही है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस विल बी द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, एंड इन दिस केस द डेंसिटी दिस इज द डेंसिटी ऑफ द सिल्वर, क्योंकि सब्सटेंस जो है जो यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है दैट इज सिल्वर ओनली, वो सिल्वर ही है, ठीक है। बाकी देखिए जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हीं की बेसिस पर हैं, ट्राई करिएगा। PDF में आपको भेज दूंगा ये वाली, और करते रहिए मेहनत, ठीक है। चलिए ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।